एक्चुअली जो हमारा पुराना योगिक कल्चर था उसमें हम 3 तरीके से एनर्जी लेते थे, जिसमें सबसे लो पे खाना होता था, सबसे हाई पे होता था सनलाइट, फिर वाटर और फिर खाना। कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा, जितना बॉडी को पचाने में मेहनत करनी पड़ेगी उतना वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बहुत वीडियोस देखे होंगे कि घी पिघल जाएगा, बटर पिघल जाएगा, बट मायोनीज जलते तवे पे भी नहीं जलता है ना। जैसे कि वेज और नॉन वेज दोनों में से बेटर कौन सा है और हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? चीज़ें नेचुरली कम मिलती हैं, इनकी फार्मिंग ज़्यादा होती है, सो इंजेक्शन ठोक ठोक के, स्टेरॉइड ठोक ठोक के मोटा किया जाता है इनको, ताकि इनका वजन बढ़े, ये ज़्यादा पैसे में बिकें और कमर्शियली लोगों को बिजनेस वाइज ज़्यादा अपने बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं, आपकी हेल्थ के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। आपकी हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, राइट? नमस्ते सर, आप हर बार बोलते रहते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा रखें, तो हम ये न्यूट्रिशन कैसे हमारा अच्छा रखें? क्या न्यूट्रिशन इनटेक करें? देखो, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाला टॉपिक है, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमेशा चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी लाइफ में 2 पार्ट होने ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज का काम होता है बॉडी में तोड़ फोड़ मचाना। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ सब लोगों को, बच्चों को और बड़ों को देसी भाषा में, तो एक्सरसाइज बोलते हैं ना, एक्सरसाइज से बंदा स्ट्रॉन्ग होगा, बट एक्सरसाइज से बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक्सरसाइज से वीयर एंड टीयर होता है, मसल्स के जो माइक्रोफाइबर होते हैं उनमें वीयर एंड टीयर होता है। बट जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो फिर वो चीज़ दोबारा बनती है, और जब वो दोबारा बनती है तो वो स्ट्रॉन्ग बनती है, और तब आदमी स्ट्रॉन्ग होता है। तो न्यूट्रिशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी की भी हेल्थ और फिटनेस जर्नी में। और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी डजेंट मैटर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वैसे एक्चुअली सबको करनी चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है, बट अगर स्टिल आप नहीं कर रहे हो बट आपका खाना पीना अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन अच्छा है, तो चांसेस आर आप स्टिल बेटर हेल्दी लाइफ जियोगे दूसरे लोगों के मुकाबले जो बहुत ख़राब खाना खाते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स, है ना, फ्यूल सोर्स। जैसे आपके पास कार है, अगर कार में आप पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलेगी। सेम वे अगर हम अपनी बॉडी में खाना नहीं डालेंगे तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। एक्चुअली जो हमारा पुराना योगिक कल्चर था उसमें हम 3 तरीके से एनर्जी लेते थे, जिसमें सबसे लो पे खाना होता था, सबसे हाई पे होता था सनलाइट, फिर वाटर और फिर खाना। ओके, बट आज के टाइम में वो 2 चीज़ें इतनी कम हो गई हैं, और केमिकल्स तो हर चीज़ में घुस चुके हैं, खाने में भी घुस चुके हैं। बट एटलीस्ट जो चीज़ हम मेंटेन कर सकते हैं वो तो मेंटेन करें, ताकि हम अच्छी लाइफ जी पाएँ। थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर हों, हमको उसके पॉजिटिव बेनिफिट मिले। आई थिंक समझ में आया होगा इतना। यस सर। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम हमारी डाइट में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फाइबर, मतलब कितनी क्वांटिटी में रखें, प्लस हम कितना वाटर इनटेक करें एक पूरे दिन में? ओके, अगर आप ब्रेक डाउन जानना चाहते हो तो ब्रेक डाउन पहले ऐसे ये समझो कि न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे की बॉडी क्या है, ग्रोइंग फेज़ में है, उसकी बॉडी को अभी बढ़ना है बहुत, है ना। तो उसके पार्ट में चांसेस आर कि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखेंगे, और फिर प्रोटीन। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या होता है कि 30 to 35-40% अराउंड कार्ब्स, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, सिंपल कार्ब्स नहीं होने चाहिए। जैसे रिफाइंड शुगर है, मीठा है ना, ये स्टार्च, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम, है ना। जितना कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा, जितना बॉडी को पचाने में मेहनत करनी पड़ेगी उतना वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक सिंपल रूल याद रखो, जो चीज़ जल्दी जाके डाइजेस्ट हो जाती है ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ, जैसे आप बाहर से जितने भी मीठा स्वीट्स की दुकानें हैं आजकल, उसमें और चीज़ कम, मीठा ज़्यादा झोंका जाता है ना। चाहे वो आप केचप्स एंड ऑल हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें आप एक बार जस्ट जाके गूगल पे ब्रेकडाउन चेक करो, बहुत ज़्यादा मीठे का कंटेंट होता है। जैसे ये प्रोपेगेंडा चलते हैं बच्चों को सीरियल्स खिलाओ, इनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं। इनमें इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है कि वो बच्चे को ऑलरेडी ओबीस, अनहेल्दी कर देता है। बहुत माँ बाप इस चीज़ में डाउट में रहते हैं कि हम तो बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, सुबह सीरियल, कॉर्नफ्लेक्स कुछ कुछ खिला देते हैं, दिन में थोड़ा वो खा लेता, फिर भी हमारा बच्चा मोटा क्यों हो रहा है, लेज़ी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी नहीं होती।
हमारा जो पुराने कल्चर में जो घर का बना हुआ खाना वो सबसे बेस्ट है। अगर आप देखोगे हर एरिया का, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हमारे घर में सुबह जैसे रोटी बनेगी, दाल, राजमा, छोले, लेंटिल्स, ये चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, दूध, दही, घी ज़्यादा रहेगा। वो काफ़ी हेल्दी खाना है एज़ कम्पेयर टू आप जैसे आजकल जोमेटो इनसे, स्विगी इनसे ऑर्डर करके खाते हो, या फिर फास्ट फूड हुआ, या जितना भी, जैसे मैंने शुगर का बताया है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शुगर को अवॉइड करो। अगर मीठा खाने का दिल ही करता है आपका, तो फर्स्ट यू गो फॉर द फ्रूट्स। और फ्रूट्स का भी जूस निकाल के नहीं, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे हाँ नहीं सर हम जूस पीते हैं फ्रूट्स का निकलवा के, वो सेम चीज़ हो गई, वो सारा लिक्विड शुगर ही हो गया। अगर फ्रूट को साथ में खाओगे तो उसका जो फाइबर कंटेंट है, जो उसके और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है, वो भी आपको मिलेंगे। बट अगर आपने जूस ही निकलवा लिया है तो कमोबेश आपको नुकसान ही करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, हनी, शहद, अगर आपको लेना है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको भी लेने के तरीके होते हैं। अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखो कि हनी को अगर आप गर्म चीज़ के साथ लेते हो तो वो आपको फ़ायदा करेगा, अगर आप ठंडी चीज़ के साथ लेते हो तो वो आपका फैट बढ़ाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ के साथ लेते हो, उसको डाल के आपने और उबाल दिया, जैसे बहुत लोग करते हैं कि हम तो बड़े बुजुर्गों को हनी की टी देता है, बट अगर आपने हनी पैड डाल के उबाल दिया ना तो वो जहर का काम करेगा। तो हनी को हमेशा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, मतलब गुनगुना गर्म या जो भी है, वो उबलना नहीं चाहिए, उसके बाद डालो और ठंडे के साथ मत लो। ओके। थर्ड चीज़ हो सकती है गुड़, कंपेरेटिवली बेटर है, बट जब ये वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर या जो भी मैंने प्रोसेस्ड फूड बताए, डोंट टेक दैट। ओके। ये चाहे बच्चे के केस में है चाहे बड़े के केस में है, अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया बच्चों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ रही है, तो उनको ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खिलाने चाहिए। बाकी पार्ट 30 to 35% प्रोटीन रहेगा और रेस्ट 15-20% फैट रहेगा। अब जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोगों की डाइट। कुछ लोग वेज प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया, दाल, राजमा, छोले, लेंटिल्स जितनी भी टाइप की हैं, बीन्स जितनी भी टाइप की हैं, दूध, दही, स्पेशली मैं मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत फेवर करता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से खाए हैं कि बचपन में बहुत बच्चे को दूध छुड़वा दिया, फिर उसको इंडाइजेशन, क्योंकि वो जो एंजाइम, आई थिंक सब ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। फिर बड़े होने के बाद वो दूध पचेगा नहीं, फिर वो सोचेंगे हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए, हम डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इससे अच्छा खाएं ही ना। ऐसा नहीं होता है। मेरे को आज तक इंडाइजेशन नहीं हुआ, मैं बचपन से खा रहा हूँ। और मैं तो, मेरे को दही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दूध भी बहुत अच्छा लगता है, घी भी अच्छा लगता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए बेस्ट हैं। और सेम वे आपका जो घर का खाना है और प्रोटीन इंटेक मैंने बताया, जितने भी दाल, राजमा, छोले उस टाइप की चीज़ हैं, पनीर एंड ऑल है, आप वो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। मेनली यही चीज़ें मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो वो पार्ट हो गया। जब बात आती है फ़ैट की, तो फ़ैट में भी 2 टाइप के फ़ैट होते हैं, अच्छा फ़ैट, बुरा फ़ैट। उसमें अभी हम साइंस में नहीं घुसेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफाइड वे में बच्चों के भी समझ में आए और बड़ों के भी समझ में आए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 ब्रेकडाउन में घुसने लगे ना, अभी ट्राइग्लिसराइड है ना, ये समथिंग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना आइडिया समझो कि जैसे अभी प्रोसेस्ड शुगर की बात की थी, ऐसे प्रोसेस्ड फैट भी होता है। जैसे तला हुआ या बाहर का जो खाना आता है वो प्रोसेस, क्या पता एक चीज़ में, एक तेल में वो कितनी बार तलते हैं, राइट। और बहुत टाइप है, जैसे ये पाम ऑयल समथिंग आजकल हर में मिलता है मिक्स, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे बहुत लोग बाहर, स्पेशली गर्ल्स, मोमोज़ के प्रति दीवानी रहते, राइट। तो इतने खाती हैं और वो आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि घी पिघल जाएगा, बटर पिघल जाएगा, बट मायोनीज जलते तवे पे भी नहीं जलता है ना, राइट, देखे होंगे। तो बहुत नुकसानदायक होती हैं वो चीज़ें। अगर आपको खाना है तो आप अच्छी चीज़ें खाओ यार। अच्छा फैट भी, दूध में भी फैट मिलता है आपको, दही में भी मिलता है, घी में भी मिलता है। बट अगेन यहाँ पे मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना है, प्लस आप भी बोल रहे हो, तो हम ज़्यादा घी खाएंगे, खाओ, बट बशर्ते आपको उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको पचाना पड़ेगा। अगर आप खा के और बस लेज़ी लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, तो चांसेस आर वो आपको नुकसान ही करने वाला है। फिर आप फिश ऑयल या ओमेगा उन चीज़ों में जा सकते हो। अदरवाइज़ बेटर ये है कि आप अगर खा रहे हो तो आप
एक्सरसाइज करो, थोड़ी बॉडी को एक्टिविटी चाहिए उसको पचाने के लिए। जैसे मैं खाता हूँ बट मैं मोटा नहीं होता क्योंकि मैं उतनी मेहनत करता हूँ सुबह शाम डाइजेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। Yes, मैं sir. जस्ट एक सिंपल वे में और बता देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए लोगों को। आप ऐसे समझो कि जो भी फूड होता है, एनर्जी हमको कैसे मिलती है, जब वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हीट निकलती है, राइट्स। जैसे जैसे वो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होगा मैक्रो से तो हीट निकलेगी, जैसे जैसे बोन टूटेंगे हीट निकलेगी। अब उसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जब हम कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स सबसे ईजी टूटते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड। प्रोटीन की होती है 4 से 4.5 के अराउंड। ओके, मतलब एक बॉन्ड टूटने में इतनी ही तुमको कैलोरी वैल्यू मिलेगी और उतना ही बॉडी को उसको मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने में। सबसे ज़्यादा होती है फैट की, 9 से ऊपर। तो फैट को तोड़ने में मतलब बॉडी को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है। बट यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं कि वो फैट तो खा तो लेते हैं बट उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बॉडी उसको उठा के स्टोर करेगी, क्योंकि वो इतना मेहनत नहीं करने वाली ब्रेक डाउन करने में। उसको जो ईजी चीज़ ब्रेक डाउन के लिए मिल रही है वो उसको पचा के और फिर उसको उठा के स्टोर करेगी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? यस सर। आप थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, जैसे मैं एकेडमी में बोलता हूँ हमेशा, राइट, कि आप 5 पुशअप में थक गए तो अगर आप उधर ही रुक गए तो आपकी बॉडी कभी चेंज नहीं होगी। आपने उसको रीज़न नहीं दिया चेंज होने का। जहाँ पे उसने वीकनेस दिखाई वहाँ पे आप रुक गए। तो हमको चाहिए कि हम वहाँ पे पुश करें, 6ठी 7वीं थोड़ा सा पावर लगा के, थोड़ा चीटिंग करके, थोड़ा सा स्ट्रगल करके। सेम वे खाना काम करेगा। अगर आप खाना खा रहे हो, अच्छा भी खाना खा रहे हो, बट आप मेहनत नहीं कर रहे, तो बॉडी को जितना बस लोएस्ट रिक्वायर्ड है ना, जो हम BMI बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, राइट, जो लो रिक्वायर्ड है उतना वो लेगा और बाकी को निकाल देगी बॉडी। क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको रीज़न नहीं मिला बाकी खाने को डाइजेस्ट करने का अच्छे से। एक तो वैसे ही केमिकल रहते हैं, आजकल के टाइम में कहीं पे भी 100% खाना डाइजेस्ट होता नहीं बॉडी में, राइट। 60-70%, 70% हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो जब एक्स्ट्रा टूट फूट वियर एंड टीयर होता है बॉडी में, एक्स्ट्रा थकान होती है, तो बॉडी ना स्पॉन्ज की तरह काम करती है। उसको लगता है कि अब जो मिल जाए ना उसको सोख ले, तो वो अच्छे से ब्रेक डाउन करती है और अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। बहुत लोग इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, इसलिए वो गड़बड़ करते हैं। या तो हम थोड़ा सा हाँ ठीक है एक्सरसाइज कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर स्टिल हम, बहुत लोग होते हैं ना सर कि हाँ सर मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ बट मोटा नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ बट मैं पतला नहीं हो रहा है। सेम थिंग, तुम नई रीज़न नहीं दे रहे हो बॉडी को उस चीज़ को एक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम तुम्हारा खाना, तुम्हारा न्यूट्रिशन, राइट। अंडरस्टूड। मेरा दूसरा डाउट ये है कि लेट्स से कि वेज और नॉन वेज दोनों में से बेटर कौन सा है और हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? ओके नाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई नो। तो मैं अपना प्रेफरेंस बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू टेक इट, अदरवाइज इट्स ओके। सो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वेज और नॉन वेज, है ना। बट एक चीज़ समझो, जब आप ऐसे रीजन में हो जहाँ पे फसल नहीं हो सकती, जैसे हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, सी का एरिया है, नमक कंटेंट ज़्यादा रहता है, आसपास की लैंड में भी आ जाता है, वहाँ पे अच्छी फसल ग्रो नहीं हो सकती, तो भाई उनकी मजबूरी है ना, वो फिशिंग करेंगे या खाएंगे। बट जब हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, आज का टाइम ना इतना बेस्ट टाइम है लोगों के लिए कि वो एक चीज़ ढूंढेंगे उनको 10 चीज़ मिलेंगी। वो इंटरनेट से ऑर्डर कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। बट जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने डॉग लिया, उसकी इंटेस्टाइन की लेंथ उसकी बॉडी के 1 to 2 टाइम्स ही मिलेगी, ओके, 1 to 5 मीटर समथिंग लाइक दैट। और हमारा अगर आप डाइजेशन सिस्टम देखोगे तो हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 21 to 22 फुट, जो कि हमारी बॉडी के अराउंड 4 टाइम्स होती है हमारी बॉडी की लेंथ की, ओके। सो वो क्यों है? क्योंकि एवोल्यूशन के थ्रू हम ऐसे डेवलप हुए हैं कि हमने वेज खाना ही बहुत लंबे टाइम तक खाया है, हज़ारों सालों तक। नॉन वेज कभी खाया होगा स्टार्टिंग में, जब डेवलप हो रहे थे बंदर से आदमी, बट उसके बाद मोस्टली वेज खाने को पचने के लिए कम टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको लेंथ लंबी चाहिए ताकि वो खाना घूम घूम के सारा अब्जॉर्ब हो जाए, है ना, स्लोली। अगर आप वेज खाना खा रहे हो बट आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ कम है तो वो जल्दी निकल जाएगा,
राइट? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? जी। और नॉन वेज जो होता है, जो मीट होता है, उसको पचने में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घंटों में बात करें तो वेज खाने को पचने में 12 से 24 घंटे लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 36, बट नॉन वेज को 48 टू 72 आवर्स लगते हैं मिनिमम। ओके, तो तब तक वो आपके पेट में पड़ा रहेगा। तो इसीलिए कार्निवोर्स जैसे डॉग हैं और लायन और समथिंग उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, तो क्योंकि उसको खाने को ऑब्जर्व करना है। और आल्सो नॉन वेज स्लो ट्रेवल करता है इंटेस्टाइन हमारे डाइजेशन सिस्टम में, वेज खाना फास्ट ट्रेवल करता है। ओके, तो इसीलिए हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे लिए वेज बेस्ट होता है। नाउ जब मजबूरी है, जब कुछ लोग खाते हैं, तो उस केस में सी फूड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो एक तो इजी टू ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि अगर आपने साइंस थोड़ा पढ़ा होगा तो इवोल्यूशनरी चेन में सी फूड सबसे पहला आता है ना? पहले लाइफ सी में डेवलप हुई थी, तो वो इजीली ब्रेक डाउन होती है और वो आपकी बॉडी को नुकसान कम करेंगी, क्योंकि उनमें केमिकल्स भी उतने ही कम होते हैं। आजकल हर जगह कंटेमिनेशन है, बट कंपेरेटिवली जब हम ऊपर आना स्टार्ट होते हैं, राइट, आप फिर आओगे चिकन पे, मटन पे एंड बीफ एंड सो ऑन खाते हैं लोग, बट जितना एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाता है उतना ही हमारी बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करने में मुश्किल होती है। प्लस हमेशा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है गाइस नोट करने के लिए कि आज के टाइम में ये चीज़ें नेचुरली कम मिलती हैं, इनकी फार्मिंग ज़्यादा होती है। सो इंजेक्शन ठोक ठोक के, स्टेरॉइड ठोक ठोक के मोटा किया जाता है इनको, ताकि इनका वज़न बढ़े, ये ज़्यादा पैसे में बिकें और कमर्शियली लोगों को बिजनेस वाइज ज़्यादा अपने बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं, आपकी हेल्थ के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। आपकी हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, राइट? तो जब आप उन चीज़ों को खाओगे तो वो केमिकल किसकी बॉडी में जाने वाले हैं? हमारी ही बॉडी में जाएंगे, राइट? और आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि वो हार्मोन है, राइट? और ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल, राइट, ठोक ठोक के टेस्टोस्टेरोन। और दूसरी चीज़ क्या है, याद रखो, हर जीव में इमोशन होते हैं, है ना? अभी आप देखो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि जो बकरा या गाय या जो भी कटने वाली है वो रोते हैं यार, उनके आंसू निकलते हैं, उनको दिखता है कि हाँ ये नेक्स्ट ये फरसा हमारी गर्दन पे लगने वाला है, राइट? वो कितना टर्मोइल, कितनी टेंशन से गुजरते होंगे। सोच कि मैं तेरे को बांध दूँ इधर पकड़ के किडनैप करके, और तेरे को पता है नेक्स्ट दिन मेरा नंबर आएगा, तो कैसा फील करेगी? बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं, राइट? कितनी टेंशन, कितना एंग्जाइटी डेवलप होगी उसके अंदर, कितना टर्मोइल से गुजरेगा। और जब वो चीज़ें होंगी ना, तो बॉडी की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। फिर जो टॉक्सिक हार्मोन, जो कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन, जो चीज़ें निकलेंगी वो आपकी बॉडी में ही फंसी रह जानी है, राइट? काट तो दिया और फिर उसको खाओगे, वो हमारी बॉडी में जाएगा, नुकसान किसको करेगा? हम लोगों को ही करेगा। एग्जैक्टली इसीलिए नॉन वेज खाने वाले लोगों को कंपेरेटिवली हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं वेज वाले के मुकाबले। आल्सो वेज वाले का लाइफ स्टाइल कभी भी देखो ना, वो बेटर लाइफ जिएगा, शांत भी रहेगा वो, और चीज़ों में, बीमारियों में भी कम। नॉन वेज वाले को ये चीज़ें भी डिस्टर्ब करती हैं। और इस चीज़ पे तो साइंटिफिकली इवन यहाँ तक बोला जाता है, और ये हमारे कल्चर में ना बहुत हज़ार साल पहले बोला जा चुका है, अब साइंस प्रूव कर रहा है उस चीज़ को, कि जितना तुम कॉम्प्लेक्स एनिमल खाओगे ना, उसके करेक्टरिस्टिक भी तुम्हारे अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अगेन मैंने जैसे बोला कंट्रोवर्शियल था, तो जिसको समझ में आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं लेना है वो कंटिन्यू अपनी चीज़ों के साथ। बट जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके वेज खाना चाहिए, वेज बेटर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी। इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी लेट मी नो गाइज, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, और या फिर इनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो वी विल मेक अनदर पार्ट ऑन दिस वन। तब तक